Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसी है ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो सब? फर्स्ट क्लास हो? फिट एंड फाइन? कैसी चल रही है सीटेट की तैयारी? बढ़िया चल रही है? ज़बरदस्त चल रही है? एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, लो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन हमें अपनी तैयारी तो अच्छी रखनी ही है। सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, अच्छे मार्क्स से, अच्छे स्कोर से हमें क्वालिफाई करना है। तो तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और एक और खुशखबरी आपके लिए, आज आपकी सीटेट सीडीपी क्लास की है लास्ट क्लास। आज आपका सीटेट सीडीपी सिलेबस होता है कंप्लीट। आज की क्लास के बाद कुछ भी मिस नहीं हुआ, सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से कवर अप कर चुके हैं, हम सारी थ्योरीज पढ़ चुके हैं। और आप लोग को पता ही है, ये क्लासेस हमारी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रही हैं। तो चाहे आप प्राइमरी की कर रहे हो, चाहे आप जूनियर की क्लासेस, ये दोनों के लिए हैं। कोई भी क्लास स्किप हो गई हो, प्लीज़ अटेंड कर लेना, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा है। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो एग्ज़ाम में आना हो और हमने नहीं पढ़ा। सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ रह गई थी, जो मैं प्रीवियस क्लासेस में कई बार इसका जिक्र कर चुकी हूँ कि हम लोग को अभी थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और पढ़नी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो हम आज पढ़ लेंगे। और आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट, पहला सीटेट सीडीपी सिलेबस हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और कॉपी पेन नहीं लिया है तो ले लो। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर पेपर 1 एंड 2, जितने न्यू लर्नर्स हैं उन्हें बता दूं, ये क्लासेस पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं। चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर की, दोनों के लिए है। सारा सिलेबस हमने कवर अप किया है। अगर फिर भी आपको किसी थ्योरी में, किसी एग्जाम्पल में, किसी टॉपिक में, किसी में भी कोई कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जल्दी से सारी कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। हम ये सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, एरिक एरिक्सन जी के, ब्रूनर जी, कोलबर्ग जी, वाइगोस्की जी, जीन प्याजे जी, जॉन डुई जी, गार्डनर जी, सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था। फिर भी अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, ऐसा नहीं है कि क्लास ऑलरेडी हो चुकी है तो आप ना पूछें, आप तब भी पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी जल्दी से जल्दी आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो। आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में जब भी कोई दिक्कत लगे, कन्फ्यूज़न हो, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है, ये पढ़ने से रिलेटेड डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चे को पढ़ने में, उच्चारण करने में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि बच्चे ने बी को डी पढ़ लिया, वॉस को सॉ पढ़ लिया, तो इस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ बच्चा इसमें फेस करता है। चलो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, जल्दी से कर देती हूँ। पढ़ने में कठिनाई, यहाँ पे लिख दूँ क्या? पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया में होगी, पढ़ने में कठिनाई। डिसलेक्सिया से काफ़ी बार क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी हल्के में मत लो, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, इनमें से कई बार सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मोस्टली हर बार आता ही है एक आध क्वेश्चन तो इसमें, तो हल्के में मत लेना, पढ़ लो सब कुछ। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, एक मिनट पेन ले लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, अ चाइल्ड हैज़ difficulty recognizing letter, लेटर को पहचानने में बच्चे को दिक्कत इसमें हो सकती है। पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, वर्ड्स को रीडिंग वर्ड्स फ्लुएंटली पढ़ने में बच्चे को दिक्कत हो सकती है। और समझने में भी हो सकती है, जो लिखा हुआ है आपने बोर्ड पे, हो सकता है उसे समझने में दिक्कत हो। वॉस को सॉ पढ़ ले, गॉट को बोट पढ़ ले, तो ये सारी दिक्कत बच्चे को डिसलेक्सिया में होती है। और अंडरस्टैंडिंग रीडिंग टेक्स्ट, जैसे चलो यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख दूँ, एक मिनट रुक जाओ। जैसे कि आपने लिखा है वॉज, और बच्चा पढ़ रहा है उसको सॉ, हो सकता है इसमें बच्चा बी को डी पढ़ ले,
ये सारी कठिनाइयाँ बच्चे को होती हैं डिसलेक्सिया में। ये लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे को एक शब्द को पहचानने में, पढ़ने में, समझने में दिक्कत हो सकती है। देखने में जब दिक्कत हो रही है, बच्चा गलत पढ़ रहा है, गलत समझेगा, बोलने में भी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चा फेस करता है डिसलेक्सिया में। उल्टा वर्ड भी वो पढ़ सकता है, वॉज को सौ पढ़ लिया, या एक जैसे वाले शब्द को भी वो जैसे बी को डी समझ ले। ये सारी दिक्कत आ जाती हैं किसमें? डिसलेक्सिया में। कंफ्यूज हो जाएगा वो बी में और डी में। चलिए नेक्स्ट देखें। अच्छा, इसमें बच्चों की पुअर राइटिंग भी होगी, पुअर रीडिंग कह सकते हैं, पुअर स्पेलिंग, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, पुअर स्पेलिंग होगी, स्लो रीडिंग होगी। तो ऑफकोर्स जब बच्चे को दिक्कत हो रही है तब पढ़ने में तो स्लो रीडिंग तो होगी ही, साथ ही साथ पुअर स्पेलिंग भी हम कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। जैसे समझ लो क्लास में आप लोगों ने बोर्ड पे लिखा, एक मिनट लिख के बताती हूँ, चलो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे आपने लिखा एलिफेंट, अब कोई गर्ल है या बॉय, कोई भी स्टूडेंट है, वो उसको पढ़ रहा है एलिफेंट, या हो सकता है वो उसको पढ़े एलिफेंट, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है उसको। ये सारी कठिनाइयाँ हो जाएंगी जो बच्चा फेस करेगा डिसलेक्सिया में। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है? डिस्ग्राफिया, यानी लिखने में कठिनाई होगी बच्चे को। लिखने में कठिनाई होगी डिस्ग्राफिया में, लिखने में कठिनाई। जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया होता है उन्हें लिखने में दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं। पेन ले लूँ, रुक जाओ, आप भी प्लीज़ साथ में कॉपी पेन ले लो। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया से। A child struggles with handwriting, एक मिनट, handwriting और organizing thoughts, in writing और forming correct sentences नोट करना चाहो तो कर लो। डिस्ग्राफिया, बच्चे को लिखने में कठिनाई होगी, बहुत दिक्कत होगी उसे लिखने में, अपनी विचार को व्यक्त करना लिखने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बच्चे के लिए। तो इस जो बच्चे हैं जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है डिस्ग्राफिया, तो उन्हें लिखने में काफ़ी कठिनाइयों से, कह सकते हैं ना, जूझना पड़ेगा, नहीं फेस करनी पड़ेंगी, ये सही है ज़्यादा। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो अपने विचार है, अपने थॉट्स हैं, लिखने में उसे बहुत दिक्कत होगी, हैंड राइटिंग में काफ़ी दिक्कत होगी। अच्छा एक बात बताओ, अब बच्चे को अगर पढ़ने में दिक्कत है तो क्या कर सकते हो, क्या करोगे? ऑडियोज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ स्मार्ट क्लासेस तो मैंने कई बार एग्जांपल दिया, जैसे लिखने में लिखने में नहीं, सुनने में, सुनने में या फिर देखने में दिक्कत है तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसमें ऑडियो भी है और विजुअल भी है। तो इस टाइप की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्ग्राफिया, बच्चे को लिखने में दिक्कत है और क्या क्या कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसके कॉमन साइंस क्या होंगे, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। कॉमन साइन क्या होंगे डिस्ग्राफिया वाले बच्चों के? मैसी और एलिजिबल हैंडराइटिंग होगी। पढ़ने में आप लोग को कठिनाई हो सकती है इन बच्चों की राइटिंग को। और क्या क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट लेटर साइज होगा, कोई बड़ा लेटर साइज, कोई छोटा, इस तरीके से। इनकंसिस्टेंट लेटर साइज एंड स्पेसेस। और क्या होगा? ग्रामर, स्पेलिंग,
पंक्चुएशन एरर भी हो सकते हैं, पंक्चुएशन एरर्स। चलिए ये कॉमन साइंस जो हैं इन्हें नोट कर लो, जल्दी जल्दी से कर लो। हो सकता है आपको इनकी हैंडराइटिंग समझने में दिक्कत हो, काफ़ी मैसी हैंडराइटिंग हो, लेटर्स हैं जो बच्चे लिख रहे हैं उसका साइज़ ऊपर नीचे हो, स्पेस कहीं कम कहीं ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ग्रामर में, व्याकरण में, स्पेलिंग में, पंक्चुएशन में एरर्स हो सकते हैं, गलतियाँ हो सकती हैं। और हम कह सकते हैं वाक्य बनाते समय बार बार रुकना, ये भी हो सकता है। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो निबंध लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, तो क्या होगा, बार बार वो ऐसे में एक ही शब्द को गलत तरीके से बार बार लिखेगा और अलग अलग तरीके से लिख रहा है। जैसे देखते हैं, जैसे बिकॉज होता है, बिकॉज को वो कभी लिख रहा है ऐसे, कभी लिख रहा है ऐसे, तो एक ही शब्द है उसको बार बार अलग अलग गलत तरीके से वो ऐसे में लिख रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है, डिस्ग्राफिया की वजह से हो रहा है। तो हो सकता है कि ये जो बच्चे होते हैं एक ही शब्द को जैसे ऐसे लिख रहे हैं तो बार बार गलत तरीके से लिखें, उन्हें लिखने में कठिनाई होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताओ, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, चलो नेक्स्ट है हमारा डिस्कैलकुलिया। कैलकुलिया समझ जाओ, कैलकुलिया कैलकुलेटर, मैथ्स से संबंधित है, गणित से संबंधित है। इसमें किसमें डिफ़िकल्टी होगी, डिफ़िकल्टी इन मैथ्स। भाई मैथ्स में गुणा भाग में गड़बड़ हो सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब में बच्चे को दिक्कत होगी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अ चाइल्ड finds it hard to understand numbers, perform calculation or grasp with math concept। एक सेकेंड, कॉन्सेप्ट्स। जिस बच्चे को डिस्कैलकुलिया है उसे मैथ्स में दिक्कत आएगी, गुणा भाग में दिक्कत आएगी, एडिशन में दिक्कत आएगी, सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन में उसे दिक्कत आएगी। जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं उन सब में इस बच्चे को दिक्कत आएगी अगर किसी बच्चे को डिस्कैलकुलिया है। कॉमन साइन क्या होंगे इसके, कॉमन साइन क्या होंगे इसके, बच्चा ज़्यादातर कह सकते हैं टेबल याद करने में दिक्कत होगी, घड़ी देखने में दिक्कत हो सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो सकती है, इवन कॉइन्स काउंट करने में भी बच्चे को दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रबल विद बेसिक मैथ ऑपरेशन, जैसे कि आपके हो गया इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लिख देती हूँ यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस में भी बच्चे को दिक्कत होगी। और क्या होगी, टेबल्स याद रखने में भी दिक्कत होगी, कांट रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। और क्या होगी, घड़ी देखने में भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट लिख दूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, ये नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट पेज पे नोट कर रही हूँ, डिफ़िकल्टी रीडिंग क्लॉथ, घड़ी देखने में भी दिक्कत होगी इन लोग को जब कैलकुलेशन में दिक्कत है तो। और हम कह सकते हैं और हैंडलिंग मनी, इवन कॉइन्स भी होंगे तो उन्हें काउंट करने में बच्चे को दिक्कत होगी। क्यों, है तो एडिशन ही, है तो कैलकुलेशन ही। तो डिस्कैलकुलिया याद करो, कैलकुलिया कैलकुलेटर मैथ्स, तो ये आप इससे याद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बेसिक मैथ्स ऑपरेशन है उसमें भी दिक्कत होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि अगर क्लास 5th का बच्चा, उससे आपने पूछ लिया 8 और 7 कितने होते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि 8 और 7 14 होते हैं या 5, अगर उस बच्चे को डिस्कैलकुलिया है तो। क्लियर हो गया डिस्कैलकुलिया, आगे बढ़े, एक मिनट। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी आती है हमारी। नेक्स्ट आ जाती है डिस्प्रैक्सिया। इसमें क्या होगा देखते हैं, मोटर कौशल में कठिनाई होगी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं,
डिफ़िकल्टी इन मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स में, मोटर कौशल में कठिनाई होगी। जैसे कि हम इसे कह सकते हैं डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशनल डिसऑर्डर, कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो डिस्पैक्सिया से ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये नेम भी बता दिया, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। चलो, इसमें क्या होगा, मोटर कौशल में कठिनाई होगी बच्चे को। कैसे होगी, बच्चे को चलने में, भागने में, दौड़ने में, इन सब चीज़ों में बच्चे को कठिनाई होगी। चलिए देखते हैं, बैलेंस में भी होगी, देखते हैं कैसे होगी। यहाँ पे 1 मिनट पेन ले लेती हूँ मैं। अफेक्ट्स, डिस्पैक्सिया होगा तो बच्चे को सारी कठिनाइयाँ होंगी, चलने दौड़ने में, सब में। काजल लगाने में भी दिक्कत होगी, आईलाइनर, काजल, पेंटिंग, रनिंग, वॉक, कुछ भी बैलेंस करने में बच्चे को दिक्कत होगी। स्पोर्ट्स कर रहा है, बच्चे की चाल अलग होगी, अलग तरीके से बेचारा चलेगा। बैलेंस में काफ़ी प्रॉब्लम होगी अगर बच्चे को डिस्पैक्सिया है तो। अफेक्ट्स आ चाइल्ड्स फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल। अच्छा, हमने फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स को स्टार्टिंग में ही पढ़ा है अपनी क्लासेस में। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, जब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा था। नहीं देखिए क्लास, देन अटेंड कर लेना, प्रॉपर प्लेलिस्ट बन गई है। सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय शैली गुलाटी। जो क्लास मिस हो गई हो आप प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स कहाँ थे हम, इन सब में क्या होगा, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी बच्चे की। जैसे कि हाउ दे मूव, जैसे वो मूव कर रहा है कैसे, बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, हैंड्स का बैलेंस हो गया और कोऑर्डिनेट हो गया, हैंड्स एंड बॉडी। खाने में भी दिक्कत होगी, हाथों से ही तो पकड़ोगे, जैसे मैंने पैन पकड़ा हुआ है, स्पून है, हाथ से ही पकड़ोगे तो फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएंगी आपकी। जैसे हैंड्स की मसल्स हो गई, आप काजल लगा रहे हो, आईलाइनर लगा रहे हो, इन सब में किसका यूज़ हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया। डिस्पैक्सिया में बच्चे को मोटर स्किल्स जो है उसमें डिफ़िकल्टीज़ होगी, चलने में, दौड़ने में, भागने में, पेंटिंग करने में। बच्चे की चाल ही अलग होगी, अलग ढंग से बच्चा चलेगा, उसे बैलेंस करने में भी दिक्कत होगी। ये सारी कठिनाइयाँ बच्चा फेस करता है डिस्पैक्सिया में। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या साइन होंगे। पुअर बैलेंस हो गया, और कह सकते हैं हम क्लमजी मूवमेंट। और क्या होगा, पेंसिल पकड़ने में भी दिक्कत होगी, ट्रबल होल्डिंग अ पेंसिल। और बटन्स जो है शर्ट के वो भी लगाने में बच्चे को दिक्कत होगी, बटनिंग शर्ट्स। और क्या होगा, स्लो इन एक मिनट ये रेस कर दूँ, गलत लिख गया। स्लो इन कंप्लीटिंग टास्क, धीरे धीरे ही टास्क पूरा कर पाएगा। स्लो इन कंप्लीटिंग टास्क दैट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन, जिसमें कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है बच्चे को, उसमें भी दिक्कत होगी। इवन ड्राइंग या फिर पेंटिंग कंपटीशन है उसमें बच्चे को दिक्कत होगी। स्पोर्ट्स में, इन सब में पार्ट लेने से बच्चा डरेगा। इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कोई बच्चा है, पेंटिंग कर रहा है, ब्रश पकड़ने में, पेंसिल पकड़ने में, सब में बच्चे को दिक्कत होगी। स्टेयर्स चलने में भी बच्चे को दिक्कत होगी, बार बार वो गिरेगा, तो बच्चे के मन में एक डर बैठ जाता है, जिससे वो स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से डरता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी आ गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। चलो जल्दी से देखते हैं क्या है ये। इसमें होगी साउंड से रिलेटेड, साउंड को समझने में दिक्कत। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रबल अंडरस्टैंडिंग साउंड्स।
देखते हैं क्या है ये। सुनने और समझने में कठिनाई होगी इसमें बच्चे को, ये बात आप बस ध्यान रखिएगा। ऑडिटरी, ऑडियो सुनने से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, तो समझ जाना जब भी ऑडिटरी का नाम आए तो यानी वो साउंड से ही रिलेटेड है, बच्चे को सुनने में समझने में दिक्कत होगी। अ चाइल्ड कैन हियर वेल, ऐसा नहीं है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा, समझने में दिक्कत हो रही है उसको, बट स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड, और कह सकते हैं प्रोसेस what is being said, what is being said especially in noisy environment। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही है, सुन के समझने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, कठिनाई आ रही है। हो सकता है आप बार बार रिपीट करें उसके बाद वो बच्चा समझे, स्पेशली अगर शोर शराबा है क्लास में, काफ़ी नॉइज़ है, डिस्टर्बेंस है, तो बच्चे को काफ़ी दिक्कत होगी समझने में। तो आप क्या करें, इस बच्चे को क्या होता है, बार बार आप अगर रिपीट करके बार बार चीज़ समझाएंगे तभी उसकी ये डिफ़िकल्टीज दूर होंगी, उसे समझ आएगा। एक बार में आप सोचें बच्चे को समझ आ जाए, अगर उसे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है तो ऐसा मुश्किल है, बच्चे को समझने में, सुन के समझने में परेशानी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सुन तो बच्चा सकता है, बिल्कुल क्लियर सुन रहा है, लेकिन सुन के उस चीज़ को समझने में बच्चे को दिक्कत होगी, समझ नहीं पाएगा बच्चा, खास करके जब नॉइजी इन्वायरमेंट होगा, शोर होगा। चलो कॉमन साइन क्या होंगे इसके देख लेते हैं। नीड, इंस्ट्रक्शन रिपीट, बार बार इंस्ट्रक्शन रिपीट करने पड़ेंगे आप लोग को भी। बच्चा बार बार इंस्ट्रक्शन रिपीट करने के लिए, या क्वेश्चन अगर आपने पूछा तो बार बार रिपीट के लिए कहेगा। इंस्ट्रक्शन रिपीटेड आपको इसलिए करने पड़ेंगे ताकि उस बच्चे को समझ आए, है ना। मैं ये नहीं कह रही आप लोग को है, टीचर को है, एक बच्चे को अगर ये डिसेबिलिटी है तो क्या होगा, बच्चा बार बार रिपीट के लिए कहेगा। ऑडिटरी नाम से ही समझ जाना, साउंड से रिलेटेड है। प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, बच्चे को सुनाई सब दे रहा है लेकिन उसे समझने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो इंस्ट्रक्शन रिपीटेड। और क्या होगा, निर्देशन दोहराने की ज़रूरत है इसमें। और पेन कहाँ गया, जल्दी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, डज नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्पोकन इंस्ट्रक्शन। और क्या होगा, कंफ्यूज रहेगा बच्चा, कंफ्यूजेस सिमिलर वर्ड्स में, कंफ्यूजेस सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। चलिए नोट करना चाहें तो कर लीजिए। बच्चे की क्या ज़रूरत होगी, बार बार इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना उसकी ज़रूरत है। और बच्चा एकदम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, किसी भी इंस्ट्रक्शन का एकदम क्विकली बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, कैट, रैट, इन सब में बच्चा कंफ्यूज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। आवाज़ सुन रहा है लेकिन मतलब नहीं पकड़ पा रहा बच्चा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में देखने को आपको मिल सकते हैं, चाहे डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो, तो प्लीज़ ध्यान दे के समझो, रट्टाबाजी नहीं करना। यहाँ तक हो गया क्लियर या नहीं। जैसे टीचर ने बोला किसी भी स्टूडेंट को कि पेज नंबर 14 ओपन करो या 15, कोई भी पेज बोला उसमें ये पैराग्राफ पढ़ो, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा एग्जैक्ट करना क्या है। सुनाई सब दे रहा है पर समझने में दिक्कत हो रही है कि पहले करना क्या है बच्चे ने, तो ये सारी कठिनाई बच्चा फेस करेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाएगा विजुअल। विजुअल ऑफ कोर्स देखने से रिलेटेड है, तो विजुअल प्रोसेसिंग ऑर्डर, इसे हम कह सकते हैं देखने से संबंधित जानकारी को समझने में दिक्कत या कठिनाई लिख देती हूँ, कठिनाई, समझने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी हो रही है ना बच्चे को,
बच्चे को देख के समझने में कठिनाई हो रही है। क्लियर हो गया या नहीं? देखने से संबंधित जानकारी को समझने में कठिनाई, वही सेम चीज़ बोलूँगी जैसे उसमें बच्चे को सब आवाज़ आ रही थी लेकिन समझने में दिक्कत हो रही थी, वैसे बच्चे को दिख सब रहा है लेकिन जो देख रहा है वो जो जानकारी है उसको समझने में दिक्कत होगी। दिख सब कुछ रहा है लेकिन जो जानकारी वो देख रहा है बोर्ड पे, कॉपी पे, जो भी आपने कह सकते हैं बुक्स में, उसे समझने में दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं क्या कह सकते हैं हम इसको। A child can, ऐसा नहीं है कि बच्चे को दिख नहीं रहा, दिख प्रॉपर रहा है, कैन सी क्लियरली बच्चे को दिख रहा है, बट हैज़ डिफ़िकल्टी प्रोसेसिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट दे सी। बच्चे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि बोर्ड पे क्या लिखा है, लेकिन जो लिखा है उसे समझने में दिक्कत होगी बच्चे को। उस चीज़ को जो लिखा हुआ है उसे समझने में बच्चे को दिक्कत होगी कि एग्जैक्टली ये क्या है, दिक्कत होगी। ये बात का ध्यान रखना। विजुअल से प्रोसेस करना बच्चे के लिए कठिन होता है। लक्षण क्या होंगे इसके, कॉमन साइन क्या होंगे इसके? ट्रबल विथ शेप से दिक्कत हो सकती है बच्चे को समझने में, शेप समझने में ट्रबल विथ शेप। मैप्स भी इसी में ही आ जाएंगे, मैप्स हैं, डायग्राम है, दिख सब रहा है लेकिन समझने में दिक्कत हो रही है। और क्या होगा? डिफ़िकल्टी कॉपिंग, बोर्ड से कॉपी करने में भी दिक्कत होगी। डिफ़िकल्टी कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड। और क्या होगी? लेफ़्ट राइट में भी बच्चे को दिक्कत हो सकती है, लेफ़्ट राइट में दिशा समझने में, यानी यहाँ लिख देती हूँ प्रॉब्लम्स डिस्टिंग्विशिंग लेफ्ट फ्रॉम राइट। दिशा समझने में बच्चे को दिक्कत होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताओ। एक मैप बच्चे को अगर दे दिया तो उसे समझ ही नहीं आएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कौन सा लेफ़्ट है कौन सा राइट है। बोर्ड से कॉपी करने में भी बच्चे को दिक्कत होगी, शेप्स, मैप्स, डायग्राम समझने में बच्चे को काफ़ी दिक्कत होगी, और डायरेक्शन समझने में बच्चे को दिक्कत होगी। अगर किसी बच्चे को है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, देखने से संबंधित जितनी जानकारियों से समझने में कठिनाई होगी बच्चे को। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा ADHD यानी अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा इसमें फोकस ही नहीं कर पाता है, फोकस करने में बहुत दिक्कत होती है। चलो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट। ध्यान और हम कह सकते हैं सक्रियता की समस्या, सक्रियता की समस्या। ADHD, चलो देखें क्या है ये ADHD। बच्चा ज़्यादा ही कहते हैं ना हाइपर एक्टिविटी, ज़्यादा ही सक्रिय है इसमें बच्चा। चलो लिख देती हूँ, अ चाइल्ड इज ओवरली एक्टिव, ज़्यादा ही एक्टिव है। ऐसे बच्चे एक जगह ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते। इम्पल्सिव है, क्लास में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। एंड हैज़ डिफ़िकल्टी फोकसिंग और सिटिंग स्टिल फॉर लॉन्ग। चलिए नोट करना चाहें तो कर दीजिए। देखो अगर किसी बच्चे को ADHD है यानी अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी समझ जाओ नाम से, बच्चा ओवरली एक्टिव है, कुछ ज़्यादा ही सक्रिय है। ऐसे बच्चे कह सकते हैं एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकते, क्लास में ज़्यादा टाइम तक टिक के नहीं बैठेंगे। इम्पल्सिव हैं बच्चे, फोकस में उन्हें दिक्कत होगी, ज़्यादा एक जगह पे ध्यान नहीं दे पाते।
एक जगह ध्यान नहीं टिकता इन बच्चों का, इस बात का ध्यान रखना। एक जगह ज़्यादा समय तक नहीं टिकेंगे, नहीं बैठेंगे क्लास में, ज़्यादा ही ये एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिविटी नाम से ही समझ जाओ। सक्रियता जो होती है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा ही सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे ये बच्चे। लक्षण क्या होंगे? ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हिलना डुलना, लिख देती हूँ मैं। कॉमन साइंस क्या होंगे? फिडजिटिंग, गेटिंग अप फ्रीक्वेंटली, getting up frequently। और क्या होगा? interrupts others, blurts out answers। और क्या होगा? cannot complete task, cannot complete task। ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी कर लीजिए, नोट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। ये बच्चे ज़्यादातर कह सकते हैं इनका फोकस पे ध्यान नहीं होगा, फोकस पे ज़्यादा नहीं टिकेंगे। ये एक चीज़ पे इनका ध्यान यानी नहीं होगा, एक चीज़ पे इनका फोकस नहीं होगा। हिलेंगे टुलेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, बात को बीच में काट देंगे। ये सारे साइन हो गए इन बच्चों के जिन्हें है ADHD, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बच्चे ज़्यादातर एक जगह एक क्लास में लंबे समय तक नहीं बैठेंगे, बात को भी बीच में काटेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखना। ज़्यादा हिलना डुलना कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं एक जगह बैठ के काम पूरा ना करना, काम पूरा ना करना, कैन नॉट कंप्लीट टास्क। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। एक स्टूडेंट है क्लास में, कोई भी स्टूडेंट है, वो क्या है, ज़्यादा देर तक सीट पे नहीं बैठेगा। टीचर समझा रही है, इधर उधर उसका दिमाग होगा, इधर उधर देखेगा, अपनी बेंच छोड़ के खड़ा हो जाएगा, इधर उधर फिरने लगेगा। तो क्या होगा? बाकी बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनका भी मन भटकता है इधर उधर। तो ये वो बच्चे होते हैं जो इंटरप्ट करते हैं बहुत ज़्यादा क्लास में, बात काटना, ज़्यादा बोलना। इससे क्या है, दूसरे बच्चों को भी, उनका भी माइंड डाइवर्ट हो रहा है, बार बार अपनी सीट से उठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, इधर उधर देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये सारे साइंस हो गए। क्लियर हो गया या नहीं? नेक्स्ट देखें। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। सामाजिक और हम कह सकते हैं संवाद की कठिनाई होती है। सामाजिक और संवाद की कठिनाई, संवाद की कठिनाई। चलिए देखते हैं। एक सेकेंड। न्यूरो डेवलपमेंट चाइल्ड, कंडीशन कह सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन affecting how a child interacts, communicates and behaves। नोट कर लो, फिर हम इसको जल्दी से समझें। देखिए, अगर किसी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो उस बच्चे को दूसरे से बातचीत करने में और हम कह सकते हैं संबंध बनाने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, या हम कह सकते हैं सामाजिक संकेत समझने में भी बच्चे को दिक्कत महसूस होती है, कठिनाई होती है बच्चे को। आई कांटेक्ट बच्चा नहीं कर पाता है, उसे चेंजेस पसंद नहीं है, अपने आसपास अगर चेंजेस किए जाएं तो उसको ये सब पसंद नहीं है। एक ही काम को बार बार करेगा, रिपीट करेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कॉमन साइन क्या होंगे? आई कांटेक्ट नहीं करेगा तो हम लिख सकते हैं अवॉइड आई कांटेक्ट। बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, अवॉइड आई कांटेक्ट। और रिपीट करता है अपने एक्शंस को, या हम कह सकते हैं फ्रेजेस को। रिपीट एक्शन और फ्रेजेस, बार बार रिपीट करेगा। हम कह सकते हैं वही जो रूटीन है उसे वही पसंद है, जो उसका डेली रूटीन है। चेंजेस बच्चे को नहीं पसंद। रूटीन्स, डिसलाइक चेंजेस।
डिसलाइक चेंजेस। चलिए, नोट करना चाहें तो जल्दी से कर लीजिए। बातचीत ज़्यादा कहते हैं करना पसंद नहीं है, ज़्यादा संबंध बनाना, रिलेशन बनाना पसंद नहीं है, बार बार चीज़ों को रिपीट करना, आई कांटेक्ट बच्चा अवॉइड करेगा, उसे चेंजेस नहीं पसंद है, एक ही बात बार बार करता है बच्चा। जैसे कि क्लास में कोई बच्चा है, वो अपने में ही मस्त है, दूसरा उसका कोई साथ में बैठा है क्लासमेट, बात करने की कोशिश भी कर रहा है, उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, इग्नोर कह लो। बातचीत करना उसे पसंद ही नहीं है, रिलेशन बनाना, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें उसे पसंद ही नहीं है, बच्चे को चेंजेस नहीं पसंद है। तो अपने में ही बच्चा मस्त है क्लास में, कोई बात कर रहा है रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखें क्या है। देखो, नेक्स्ट आ जाएगी हमारी इम्प्लीकेशन। टीचर नहीं, इम्प्लीकेशन नहीं, इसमें आ जाएंगी कि टीचर को क्या करना चाहिए। चलो, टीचर को क्या पता होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, कह सकते हैं टीचिंग के लिए क्या ज़रूरी है, टीचर के लिए क्या ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ व्हाट द टीचर शुड नो, यहाँ समझ जाओगे, लिख देती हूँ, व्हाट टीचर्स शुड नो। क्या क्या पता होना चाहिए एक टीचर को। सबसे पहले तो हम बात करें, अगर लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो कोई बीमारी नहीं है, या हम कह सकते हैं उसे हम लो इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे। अगर बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इंटेलिजेंस लेवल कम है या वो बच्चा बीमार है, हम ये नहीं कहेंगे उसको। इस बात का ध्यान रखना। ये बच्चे भी सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, दीज चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है बच्चे होशियार नहीं है, हम इसे लो इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। दीज चिल्ड्रन कैन लर्न, दे जस्ट लर्न डिफ़िकल्टीज। उन्हें, वो भी सीख सकते हैं, उन्हें सिर्फ डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, या लर्निंग डिफ़िकल्टी हो रही है, डिफ़िकल्टी। तो अगर बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसे हम लो इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। हर बच्चे को हमें स्वीकार करना है, भेदभाव वाली चीज़ें हमें नहीं करनी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा इंक्लूसिव टीचिंग इज की यूजिंग मल्टी-सेंसरी मेथड, मेथड्स। इंक्लूसिव टीचिंग, हम इंक्लूसिव क्लासरूम पढ़ चुके हैं, किस किस ने क्लास देखी थी। चाइल्ड फ्रेंडली थी, फ्लेक्सिबल करिकुलम था, टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड्स बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करने चाहिए, इस बात का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे विजुअल है, ऑडियो है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें हम, ये सारे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं क्लास में। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, हैंड्स ऑन लर्निंग कह सकते हैं। एक्टिविटीज़ ऐसी प्लान करिए ताकि बच्चा सीख सके, अलग अलग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, अलग अलग मेथड्स टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है क्रिएट एंड सपोर्टिव क्लासरूम, एक सपोर्टिव क्लासरूम हमें क्रिएट करना है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है बच्चे को। थर्ड आ जाएगा क्रिएट अ सपोर्टिव क्लासरूम। यानी आपको कैसा रहना है, शांत रहना है, काम एकदम, बी पेशेंट, इनकरेज करना है बच्चे को, एंड अवॉइड शेमिंग। देखो, कभी भी बच्चे को कंपेयर नहीं करना है, उसे फेलियर महसूस नहीं करना है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दो, बच्चे की ज़रूरतों को समझो, उनके थॉट्स फीलिंग्स सबको समझना आपका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये आपकी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूज़ रेमेडियल और इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स, अलग अलग एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हैं। असेसमेंट जो होंगे वो बच्चे की नीड्स के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, जो असेसमेंट हो वो बच्चों की नीड्स पे बेस्ड होने चाहिए। आपको बच्चे को हमेशा फैसिलिटेट करना है, इनकरेज करना है, भेदभाव वाली चीज़ें हमें नहीं करनी है, और
आज आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट। सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस आज सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और आप लोग काफ़ी क्लास में एक्टिव रहे, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे भी और डेली क्लासेस अटेंड करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसी भी क्लास में कोई भी दिक्कत आए आपको, अगर आप फिर से देख रहे हैं कोई टॉपिक थ्योरी, तो प्लीज़ आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। फ़ौरन कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दे सकूं, आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर सकूं। अच्छा, नेक्स्ट हम कौन सब्जेक्ट स्टार्ट करें ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए। इंग्लिश पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, क्या पढ़ना पसंद करेंगे जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो, मेरी क्लासेस अच्छी लगी हों, सब टॉपिक सब कुछ आपको क्लियर हो गया हो, कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और अगर मज़ा आया हो क्लास में, तो प्लीज़ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट सब्जेक्ट पेडागोजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।